Assalamu alaikum. Hello, first year students. Welcome to Legend College. I am Sundar Khan, your lecturer for English. I am Sundar Khan, your lecturer for the course of poetry. This is our fourth lecture. ओके, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द रिमेनिंग लाइंस ऑफ द रेप ऑफ द लॉक. हम लोगों ने 18 लाइंस तक जो है वो अपने थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, उनका मीनिंग पैराफ्रेजिंग कर दी थी और हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जो थे वो डिस्कस कर लिए थे. अब इसके अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो स्टार्ट होता है मीन वाइल डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे. मीन वाइल डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे में जो हम आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, असल में आपको वो बता ये रहे हैं कि अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको वो बता रहा है कि डे जो स्टार्ट हुआ था, पार्टी स्टार्ट हुई, लोग आए, उन्होंने आकर जो है वो क्या क्या काम करने शुरू किए, क्या क्या बातें वो डिस्कस कर रहे थे, कितने उनके जो है तबकात थे लोगों के या कितने ग्रुप्स थे और कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी जो बातें हैं वो डिस्कस हो रही थी. अब यहाँ पर है मीन वाइल डिक्लाइनिंग फ्रॉम द नून ऑफ डे, यानी कि वही तमाम जो एक प्रोसीजर चल रहा था, जो रूटीन सुबह से चल रही थी, उसी रूटीन के बीच में जो है जब पार्टी हो रही है, डांस हो रहा है, लोग सिंगिंग कर रहे हैं, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे बहस कर रहे हैं, तो अब पोप हमें ये बता रहा है कि यही एक रूटीन चल रही है और इसी रूटीन के चलते चलते जो है वो जो एक पूरा रूटीन है वो पार्टी की चल रही है और वो रूटीन चलते चलते लोगों को एहसास ही नहीं होता कि जो टाइम है वो गुज़रता जा रहा है और अब आफ्टरनून का टाइम जो है वो हो गया है. यानी कि अब आप देखें ना, जो हमारी हीरोइन है, जो प्रोटैगोनिस्ट है, वो 12 बजे तो उठती है, वो 12 बजे उठी, फिर वो तैयार हुई, फिर वो भी उसी पार्टी में जा रही है. तो जो लोग उससे पहले पहुँचे हुए थे वो जो बातें कर रहे थे, जिस तरह से वो बातें करते वो तमाम बातें करते करते जो उनकी रूटीन थी, जो वो टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो गुजरता गया और जो है आफ्टरनून का टाइम जो है वो आ जाता है. The sun obliquely shoots his burning rays. अब सूरज के बारे में बात कर रहा है. पॉप हमें बता रहा है कि 12 बज गए हैं. सूरज जो होता है वो थोड़ा सा सर के ऊपर, मतलब थोड़ा सा आसमान के दरमियान तक, बल्कि साइड पे जो है वो आ जाता है. यानी कि आप कहते हैं कि नज़रों की में आपकी आ जाता है. अब जब वो आपके सर से थोड़ा सा ऊपर टेढ़ा सा होकर आता है तो जो उसकी शुआएँ होती हैं वो आप पर ऑब्लिकली पड़ती हैं, यानी कि तिरछी होकर वो आपके ऊपर पड़ रही होती हैं. और इस वजह से यहाँ पर ये लिखा गया है पॉप ने कि ऑब्लिकुली का मतलब ये कि वो हमें ये बताना चाह रहा है कि अब शाम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब आ रही है. यानी कि सूरज की जो शुआएँ हैं वो अब आप पर तिरछी होकर पड़ रही हैं. इसका मतलब ये है कि पहले आपको सिर्फ रोशनी नज़र आ रही थी, सूरज की शुआएँ कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो टाइम आ गया है, आफ्टरनून का टाइम आ गया है और अब सूरज की शुआएँ जो हैं वो आप पर तिरछी पड़ रही हैं. और इस तरह से वो पॉप हमें एक अंदाज़ा दे रहा है कि टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहा है, बढ़ रहा है. सुबह से दोपहर का टाइम जो है वो आ गया है. द हंग्री जजेस सून द सेंटेंस साइन. अब यहाँ पर आपको ये देखें कि अब इस जुमले में पॉप जो हमें बताना चाह रहा है वो ये बता रहा है कि जो अहम लोग हैं, यानी कि जो जजेस होते हैं, जो कि इंसाफ करते हैं, जो कि फ़ैसले सुनाते हैं, वो जजेस जो हैं, क्योंकि दोपहर का वक्त आ गया है, तभी पॉप ने पहले आपको सूरज के बारे में बताया है कि उसकी शुआएँ तिरछी पड़ रही हैं. यानी कि उसने आपको बताया कि दोपहर का टाइम आ गया है और जजेस जो हैं, जो सुबह से घर से निकले हुए हैं, वो भूखे हैं और भूख की वजह से अब वो अपने फ़ैसले कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो अपना काम नहीं करेंगे वो वापस घर जाके दोपहर का खाना नहीं खा सकते. इसलिए वो जो है उन्हें कोई फ़िक्र नहीं है कि वो जो है वो किसी की रेपुटेशन का, किसी की ज़िंदगी का फ़ैसला कर रहे हैं. वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निपटाने में पड़े हुए हैं. वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि वो कितनी जल्दी जो है वो फ़ैसला सुना सकते हैं और इसीलिए वो जल्दी जल्दी फ़ैसले सुना रहे हैं, ताकि क्योंकि वो भूखे हैं और वो घर जाकर खाना खाना चाहते हैं, अपना पेट जो है वो भरना चाहते हैं. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उनके फ़ैसले से किसी की रेपुटेशन जा रही है. और आपको पता है कि जिस ज़माने की हम बात करें, उस ज़माने में रेपुटेशन का एंड होने का मतलब होता था ज़िंदगी का एक किस्म से एंड हो जाना. एंड रिचेस हैंग दैट जूरी मैन में डाइन. अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि पहले उन्होंने बात की है कि फ़ैसले किस तरह से जजेस सुना रहे हैं, कि उनको कोई फ़िक्र नहीं है कि क्या हम कर रहे हैं, ये किस तरह से कर रहे हैं. उनको सिर्फ ये फ़िक्र है कि हमें भूख लगी है, हमने घर जाना है और खाना खाना है. इसलिए वो जल्दी जल्दी फ़ैसले सुना रहे हैं. वो इंसाफ से काम नहीं ले रहे, वो जल्दी से काम ले रहे हैं. जब हम जल्दी में काम करते हैं तो वो कभी भी दुरुस्त नहीं होता. अच्छा, एंड रिचेस हैंग दैट जूरी मैन में डाइन. रिचेस का मतलब यहाँ पर आप समझेंगे प्रिजनर्स, यानी कि मुजरिम.
ये जो रिचेस है, रिचेस यहाँ पे आप लेंगे एज अ प्रिजनर, और यानी कि आप कह सकते हैं मुजरिम। मुजरिम जो हैं वो उनको लटकाने की, यानी कि हैंग का मतलब होता है जो फांसी देना, लटका देना, उसकी सज़ा जो है वो मिल रही है जो मुजरिम हैं उन लोगों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो जज है जिसने फ़ैसला सुनाना है वो इस वक्त जल्दी में है, और वो जो है वो इसलिए फ़ैसला सुना रहा है जल्दी में क्योंकि वो भूखा है, और वो जो है वो घर जाकर कुछ ना कुछ खाना चाह रहा है, और वो जो है इनका फ़ैसला सुनाने के बाद ही घर जा सकेगा और जाकर कुछ ना कुछ खा सकेगा। अब ये बात अगर आप देखें तो कितनी ज़्यादा एक गलत बात है, अनएथिकल किस्म की बात है कि आपका जो फोकस है वो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर तो है, यानी कि आप लोग डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स तो डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों को इस चीज़ का तो पता है कि हम भूखे हैं और हम घर जाएंगे तो ही हमें खाना मिलेगा, और अगर हम काम ख़त्म करेंगे तो ही हम घर जा पाएंगे, लेकिन जो एक अहम चीज़ है इस पूरे सेंटेंस में, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि इंसाफ, जस्टिस जो है वो कहाँ है। अगर वो जल्दी में फ़ैसले कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए फ़ैसले करें ताकि वो अपना काम निपटा सकें, तो वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन लाइंस से पॉप जो है इसको मॉक एपिक जो है वो मॉक एपिक के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा है कि किस तरह लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो लोगों का फोकस है वो छोटी चीज़ों पर है। उनका फोकस इस चीज़ पे तो ज़रूर है कि वो भूखे हैं, वो काम निपटाएंगे, वो घर जाएंगे तो वो खाना खाएंगे, लेकिन उनका फोकस इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों की ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगी के इंसाफ किस तरह से कर रहे हैं। पॉप यही जो एक चीज़ है, एक जो पिक्चर उसने अपनी सोसाइटी की हमारे सामने रखी है, उसने यही पिक्चर हमारे सामने रखी है कि लोगों का इंटरेस्ट, लोगों का फोकस, और लोग जो इम्पोर्टेंस देते थे वो छोटी छोटी चीज़ों को देते थे, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी असल में जिनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उन पर वो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। द मर्चेंट फ्रॉम द एक्सचेंज रिटर्न्स इन पीस। अब देखिए पहले उन्होंने जजेस की बात की है, अब वो बात कर रहे हैं मर्चेंट, यानी कि जो तजारती लोग होते हैं, जो ताजिर होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो मर्चेंट हैं वो दुबई से और वो शारजा से, यानी कि दूसरे ममालिक से जो ताजिर गए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वापसी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। किस लिए? क्योंकि देखें आप जब भी घर से निकलते हैं काम करने के लिए तो आपकी कोशिश होती है कि शाम से पहले पहले आप अपना काम मुकम्मल करके वापस घर आ सकें। तो यही काम जो है वो पॉप हमें बताना चाह रहा है कि जो ताजिर भी हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने काम निपटाने के बाद अब वापसी घर की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो वापस जो है शाम से पहले पहले, ये शाम का वक्त करीब हो गया तो वो जल्दी जल्दी घर पहुंच सकें। क्योंकि आप देखें होता यही है कि जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है, आप उसी रूटीन में काम करते हैं कि शाम से पहले पहले आप आराम और सुकून के साथ अपने घर वापस आ सकें। आप अपने काम इसी स्पीड से निपटाते हैं कि आपके काम शाम से पहले पहले ख़त्म हो जाएं और आप फारिग हो जाएं। और यही चीज़ हमें पॉप यहाँ पे बता रहा है कि जो मर्चेंट्स हैं, जो ताजिर हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ में गए हुए हैं, जो यूरोप गए हुए हैं, जो शारजा गए हुए हैं, जो दुबई गए हुए हैं, वो जो हैं वो भी देखते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सूरज जो है वो शाम की तरफ ढल रहा है और अब उन्हें क्या करना चाहिए, अब उन्हें भी अपने घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज। अच्छा अभी आप ये देखें, अब यहाँ पर अभी आपसे जो बातें हुई हैं इस लाइन से पहले पहले जो बातें की गई हैं वो तमाम जो थी वो मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के बारे में थी, उनको डिस्कस किया गया है, ठीक है। अब जो बात हो रही है वो फीमेल की बात हो रही है। एंड द लॉन्ग लेबर्स ऑफ द टॉयलेट सीज। अब ये बात है कि जो फीमेल्स थी, जो औरतें हैं जो कि अपने घर में हैं और जिनके जो मेल मेंबर्स हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, जो उनके लवर्स हैं, वो काम पर गए हुए हैं, वो अपना सारा वक्त कहाँ स्पेंड करती हैं? वो जो औरतें हैं वो अपना सारा वक्त जो है वो सजने संवरने में गुजारती हैं, और वो उसमें आप समझ लें गुजारती हैं या ज़ाया करती हैं, ठीक है। अब वो वक्त क्योंकि ख़त्म हो रहा है, शाम हो रही है, और उनके जो लवर्स हैं, जो हस्बैंड्स हैं, उन्होंने घर वापस आना है, तो इसलिए उनको दिखाने के लिए उनके आने से पहले पहले वो अपना सारा वक्त उसमें सजने संवरने में गुजारते हैं। और अब वो तैयार हो रही हैं क्योंकि उनको पता है कि शाम होने वाली है और अब उनके जो हस्बैंड हैं या लवर्स हैं वो वापस आने वाले हैं। यानी कि जो मेहनत उन्होंने की है ख़ुद पर, जो उन्होंने इतना टाइम अपने ऊपर लगाया है, उसकी तारीफ़ सुनने का वक्त जो है वो आ गया है। क्योंकि जब उनके हस्बैंड और लवर्स जो हैं वो घर आएंगे, उनको देखेंगे या फियांसी वट एवर इट इज़, तो वो उनको देखेंगे और जब उन्हें इतनी तैयार हुई नज़र आएंगी तो वो ज़ाहिर सी बात है उनको प्रेज़ करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे। और यही वो तारीफ़ है जिसको सुनने के लिए वो सुबह से जो है वो बैठी हुई और लॉन्ग आवर्स उन्होंने स्पेंड किए हैं अपनी तैयारी में, या ये जो वक्त है उन्होंने पूरा का पूरा ज़ाया किया है सिर्फ़ और सिर्फ तैयार होकर खूबसूरत नज़र आने में।
बेलिंडा नाउ वोम थर्स्ट ऑफ फेम इनवाइट्स, और उन्हीं औरतों में जो तैयार होकर या जिन्होंने तैयार होने में इतने घंटे लगाए हैं, ज़ाया किए हैं, उन्हीं में एक औरत जो है वो बेलिंडा है, जो कि आपकी प्रोटैगोनिस्ट है। यहाँ जो बेलिंडा है और इसकी तरह की जो बाकी जितनी भी लड़कियां हैं वो पूरी तरह से तैयार होकर इसकी मेहनत जो उन्होंने इस तैयारी में लगाई है वो इसकी कीमत वसूलने के लिए आई हैं। यानी कि जो पार्टी है वो उस पार्टी में पूरी तरह से तैयार होकर आई हैं ताकि वो अपने आप को अप्रिशिएट करवा सकें, वो अपनी तारीफ़ करवा सकें, वो अपने आप को प्रेज़ करवा सकें, और वो इस तारीफ़ की, वो इस अप्रिसिएशन की, वो इस प्रेज़ की भूखी हैं। वो आप समझें कि वो तैयार ही सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि उनको प्रेज़ किया जाए, उनको दूसरी फीमेल्स के साथ कंपेयर किया जाए और फिर उनको प्रेज़ किया जाए, उनको अप्रिशिएट किया जाए। और उन्होंने जो इतना टाइम स्पेंड किया है, जब उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, उनको प्रेज़ किया जाएगा, तो वो उनका सारा का सारा जो टाइम है वो उनको जो मेहनत है वो वसूल हो जाएगी। और इनका जो फेम है, असल में तारीफ़ होने से क्या होगा, तारीफ़ होने से ये होगा कि उनके फेम में इंक्रीज़ होगी, यानी कि उनकी शोहरत बढ़ेगी कि ये बहुत खूबसूरत हैं, या ये इस तरह से तैयार होती हैं, या इनके पास इस स्टाइल के ड्रेसेस हैं, और वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं। वो जो इतना तैयार हुई हैं सुबह से और वो इंतज़ार में बैठी हैं, तो वो इसीलिए बैठी हैं ताकि लोग आएँ और उनकी तारीफ़ करें और उनका जो फेम है वो बढ़े। और जब बेलिंडा जो है वो पार्टी में आती हैं तो बर्न्स टू एनकाउंटर टू एडवेंचरस नाइट्स। अब आप देखें जो पार्टी है जहाँ पर वो इतना तैयार होकर आई हैं ताकि उनको फेम मिले, प्रेज़ मिले, उस पार्टी में आने के बाद बेलिंडा को, मतलब आपको पता होता है कि आप कौन कौन से गेस्ट जो हैं वो इनवाइटेड हैं। इनको पता है कि 2 एडवेंचरस नाइट्स यानी कि 2 फेमस जो है वो नाइट्स जो हैं वो इस पार्टी में इन्वाइटेड हैं, कोर्ट हैम्पटन कोर्ट पार्टी में। तो वो क्या करती हैं कि बेलिंडा जो है वो जब आती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईगर होती हैं, बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होती हैं कि वो जो उनसे 2 अहम एडवेंचरस नाइट्स हैं उनके साथ इनका एनकाउंटर हो सके, आमना सामना हो सके, ताकि वो इनसे मिलें और वो इनको मुखातिब करें और वो उनके साथ बात कर सकें। तो यही जो चीज़ है, ये बेलिंडा जो है वो आप कह सकते हैं कि इंतज़ार में होती है कि वो पार्टी में जाएगी और जाके वो उन जो नाइट्स हैं, एडवेंचरस नाइट्स जो फेमस हैं बहुत ज़्यादा, उनसे बेलिंडा जो है वो आमना सामना करे, उनसे बातचीत करे और उनके सामने जो है दिखाए कि बेलिंडा जो है वो खुद जो है वो कितनी खूबसूरत है। वो शो करना चाह रहे हैं ना कि बेलिंडा अपने आप को इतना तैयार करके इसी लाइन लाई है ताकि वो बता सके कि हाँ जी ये देखिए मैं कितनी खूबसूरत हूँ। और जब वो नाइट्स से बात करेगी, उनसे एनकाउंटर करेगी, तो ही वो नाइट्स जो हैं वो बेलिंडा को देखेंगे। एट ओम्बर सिंगली टू डिसाइड देयर डूम। अब यहाँ पे जो ओम्बर है ना बेटा, ये ओम्बर जो है देखें, और क्योंकि शाम का वक्त जो है वो करीब है, तो ओम्बर यानी कि कार्ड का खेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। यानी कि ओम्बर जो है यहाँ पे ये एक कार्ड गेम है, आप कह सकते हो, जो आप बचपन में शायद आप लोगों ने भी खेले हो, ताश की कार्ड गेम्स जो होती हैं जो आप लोग फॉर प्लेजर जो है वो खेला करते थे। तो ये उसी तरह की, उसी स्टाइल की एक गेम है। ओम्बर को अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो ये एक स्पेनिश जो है वो प्ले है, और इस खेल का एक अहम फीचर ये है कि ये कार्ड की तरह, जो कार्ड गेम हम लोग प्ले करते थे उसी की तरह ये खेली जाती है, ठीक है। और ओम्बर का, और ये जो लड़कियां हैं जो ओम्बर के लिए यानी कि जो अब पार्टी शाम की तरफ ढल रही है तो लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए डिफरेंट गेम्स जो हैं वो दी गई हैं, और उन्हीं में से एक गेम जो है वो ओम्बर की गेम है, ठीक है। तो ये जो गर्ल्स हैं जिसमें बेलिंडा भी शामिल है, वो क्या करती हैं कि जाकर नाइट्स को, वो जो एडवेंचरस और फेमस नाइट्स हैं उनको इनवाइट करती हैं, तो ताकि वो उनके साथ वो जो गेम है वो खेल सकें, ताकि उनके साथ उनकी जो नाइट्स है और जो फीमेल्स हैं उनकी आपस में इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सके। और अब इसके बाद जो भी आपके टेक्स्ट की लाइंस आएंगी वो माइंड में रखें कि वो तमाम की तमाम लाइंस जो हैं वो इसी ओम्बर के गेम से रिलेटेड होंगी, और उसमें यही जो ओम्बर की जो प्ले की जो रूल्स हैं, ये जो कार्ड्स हैं वो किस तरह के कार्ड्स हैं और उसमें क्या चीज़ है और वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो तमाम का तमाम टेक्स्ट जो है वो उसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। और कार्ड जो है वो एक आप समझें कि जो टेक्स्ट है वो सब कार्ड्स और इनके जो सिंबल्स है इनको इस्तेमाल करके होगा। यानी कि जो कार्ड है उसके ऊपर किस तरह की तस्वीर बनी हुई है, उसके ऊपर कौन सा सिंबल बना हुआ है। अब जो आपके पास नेक्स्ट लाइंस आएंगी, ये जो सी आपके पास मौजूद हैं, ये तमाम की तमाम लाइंस जो हैं वो उसी कार्ड की गेम को और उन कार्ड्स को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी, उनके बारे में आपको फर्दर इंफॉर्मेशन देंगे। एंड स्वेल्स हर ब्रेस्ट विद कॉन्क्वेस्ट येट टू कम।
अब ये जो लाइन है ये भी बेलिंडा के बारे में कही गई है, और क्योंकि बेलिंडा को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद और पूरी यकीन होती है कि जब वो गई है और उसने 2 नाइट्स को अपने साथ गेम खेलने के लिए इनवाइट किया है, चैलेंज किया है, तो उसको पता होता है कि वो ये गेम ज़रूर जीतेगी। इसलिए क्योंकि वो जो है वो इस गेम की मास्टर है, उसको बहुत अच्छे तरह से इस गेम के रूल्स पता हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से ये गेम खेलनी आती है, और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मगरूर अंदाज में जाती है और उन दोनों नाइट्स को बुलाती है, क्योंकि उसको यकीन है, उसको कॉन्फिडेंस है कि बेलिंडा ही ये गेम जीतेगी। स्ट्रेट द 3 बैंड्स प्रिपेयर इन आर्म्स टू ज्वाइन। अब ये जो लाइन है ये आपकी कार्ड्स की गेम से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें कार्ड का गेम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, कार्ड का जो प्ले है वो स्टार्ट हो चुका है, और इसमें अब पॉप जो है वो इस कार्ड के गेम को ही यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा टेक्निक से और चालाकी के साथ वो इसको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, ताकि वो इस जो पोइम है इसको मॉक एपिक के तौर पर आपके सामने पेश कर सके। यानी कि असल में तो एक कार्ड का गेम हो रहा है, लेकिन पॉप आपको शो इस तरह से करेगा आप टेक्स्ट में कि जैसे बहुत ही बड़ी एक बैटल है जो कि फॉट की जा रही है, मतलब लड़ी जा रही है, और उस बैटल के अंदर किस तरह से कार्ड्स आते हैं और किस तरह से जो चालें हैं वो चली जाएंगी। तो अब इस चीज़ को यूज़ करके, इस कार्ड के गेम को यूज़ करके पॉप आपको बताएगा कि किस तरह से ये जो बैटल है, क्योंकि आप देखें मॉक एपिक क्या होती है, एपिक जो होती है, एपिक पोइम्स होती हैं वो वाली पोइम्स जिसके अंदर आपके सामने जो है वो बैटल्स होती हैं, यानी कि एपिक के अंदर बैटल्स और एडवेंचर्स दिखाए जाते थे। तो ये जो है ये एक मॉक एपिक है, और ये मॉक एपिक जो है अब आपको पता है कि जिस तरह जंगें होती हैं, इसी तरह की ये गेम जो है कार्ड की गेम पॉप आपके सामने इस तरह से पेश करेगा कि जैसे वाकई कोई बहुत बड़ी और बहुत अहम जंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कार्ड आपको नज़र आएंगे वो इसी तरह से पेश आएंगे जैसे कि कोई बहुत अहम और बहुत ही बड़ी जंग हो रही है, यानी कि ये खेल है लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा संजीदगी के साथ पॉप ने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब आप कंट्रास्ट देखें, जो जस्टिस था, जो जजेस ने करना था उस टाइम वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में थे, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो लोगों को लटकाने का या लोगों की रेपुटेशन के अगेंस्ट, उनकी ज़िंदगियों के अगेंस्ट फ़ैसले दे रहे हैं। लेकिन ये जो गेम है, जो एक छोटी सी बात है, इसको कितना इंपॉर्टेंस देकर और कितना बड़ा बनाकर आपके सामने पेश किया गया है कि इसको एक वॉर के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है, ठीक है। ईच बैंड द नंबर ऑफ द सेक्रेड 9, ठीक है। सब लोग यानी कि जो 3 मेंबर्स हैं इस गेम के, जो आपके सामने अभी प्रेजेंट होगी, आपके सामने अभी दिखाई जाएगी, उसके अंदर बेलिंडा और दोनों नाइट्स जो एडवेंचरस नाइट्स और फेमस नाइट हैं वो तीनों मौजूद हैं। और अब वो क्या कर रहे हैं, ईच बैंड द नंबर ऑफ द सेक्रेड 9, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी आर्मीज़ को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर वॉर होनी है तो उसके लिए आर्मी को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। जितने भी 3 लोग हैं उनमें से वो जो 3 लोग हैं जो कि कार्ड का गेम खेल रहे हैं, इन तीनों को 9 कार्ड्स जो हैं वो बांटे जाते हैं, क्योंकि अब हमने कार्ड की गेम को डिस्कस करना है तो अब आपको वही पता चलेगा जो कि कार्ड गेम में होता है, ठीक है। तो बेलिंडा और जो 2 नाइट्स हैं इन तीनों को 9 यानी कि 27 कार्ड्स जो हैं, यानी कि एक को बेलिंडा को 9 कार्ड्स, फर्स्ट 9 को 9 कार्ड्स, और थर्ड नाइट है उसे भी 9 कार्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो इसलिए क्योंकि अब आप देखें 9 कार्ड्स जो दिए गए हैं, इसमें 9 कार्ड्स इसलिए दिए गए हैं कि 9 जो है इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर। ग्रीक मैथोलॉजी में हम जो हैं वो 9 जो है, हमेशा जब भी हम बात करते हैं पोइट्री से रिलेटेड तो हम 9 म्यूज़िस की बात करते हैं, ठीक है। और इन 9 म्यूज़िस को ही यूज़ करके कार्ड के खेल के साथ कंपेयर किया गया है कि 9 म्यूज़िस थी तो वो 9 कार्ड्स बना दिए गए हैं, ठीक है। Soon as she spreads her hand, the aerial guard. अब जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाती है, जो बेलिंडा है, जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाती हैं तो एरियल जो इनकी गार्डियन स्पिरिट है वो वहाँ खड़ी हो जाती है और वो इनके हाथ को, यानी कि कार्ड्स को जो उनके हाथ के नीचे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। यानी कि अब आप ये देखें कि एरियल जो एक गार्डियन स्पिरिट है वो क्या काम कर रही है, वो कार्ड्स को प्रोटेक्ट कर रही है। और वो कार्ड्स कौन से कार्ड्स हैं, वो गेम की कार्ड्स हैं। ये यहाँ पे जो है एक मॉकरी जो है वो प्रेजेंट की है वो अपने आपके सामने कि गार्डियन स्पिरिट क्या काम कर रही है। गार्डियन स्पिरिट गेम के अंदर कार्ड्स को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। डिसेंट एंड सिट ऑन ईच इम्पॉर्टेंट कार्ड। अब ये देखें आप, और सारे के सारे जो अहम कार्ड्स हैं, यानी कि जो कार्ड्स रखे हैं, जो कार्ड्स मिले हैं बेलिंडा को, उसमें जितने भी अहम कार्ड्स हैं उन पर सिल्फ्स जो हैं वो आकर बैठ जाती हैं। और सिल्फ्स और जो गार्डियन स्पिरिट्स हैं वो आकर क्यों बैठती हैं, ताकि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है ना। फर्स्ट एरियल
पर्च्ड अपॉन आ मेटाडोर। अब यहाँ पर मेटाडोर जो बताया गया है ये असल में एक कार्ड का नाम है। जो कार्ड की गेम में कार्ड्स हैं ना, उनके नेम्स भी तो हैं, तो मेटाडोर जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड का नाम है। और मेटाडोर जो है ये एक स्पेनिश का लफ्ज़ है और इसका असल में मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मर्डरर। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट कार्ड होता है इस गेम के अंदर, इस कार्ड की गेम के अंदर, ठीक है। और लिटरल मीनिंग है मेटाडोर का, जो कि स्पेनिश का वर्ड है, इसका लिटरल मीनिंग होता है मर्डरर, ठीक है। और जो एरियल है वो फ़ौरन से आती है और आकर इस मेटाडोर जो कार्ड है इसके ऊपर बैठ। एरियल जो है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो स्पिरिट है, तो वो क्या करती है, जाती है और जाते ही फ़ौरन मेटाडोर के ऊपर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कार्ड है उसके ऊपर बैठ जाती है, टू गार्ड इट, टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। देन ईच अकॉर्डिंग टू द रैंक दे बॉर्न। अच्छा, अब क्या होता है, अब क्योंकि एरियल एक अकेली स्पिरिट तो नहीं है, तो इसके अलावा जितनी भी स्पिरिट्स होती हैं, जितनी भी जो सिल्फ्स हैं वो होती हैं, वो अपने अपने रैंक के मुताबिक, अपने अपने मर्तबे के मुताबिक, जो जो उनका कार्ड उनके मर्तबे के मुताबिक फ़िट होता है वो जाती हैं और जाकर उस कार्ड के ऊपर बैठ जाती हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ये जो ऑम्बर की जो गेम है कार्ड प्ले, इसके अंदर एटलीस्ट 40 कार्ड्स जो होते हैं, वो टोटल 40 कार्ड्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि इतनी स्पिरिट्स होंगी और वो जाएंगी और जाके जितनी भी बेलिंडा के पास कार्ड्स हैं उनके ऊपर जाएंगी और अकॉर्डिंग टू देयर रैंक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड के ऊपर, जिस तरह एरियल जो है ये मेटाडोर के ऊपर बैठ जाती है, जो उससे लेस इंपॉर्टेंट है वो उससे लेस इंपॉर्टेंट कार्ड जो होगा बेलिंडा के पास वो उसके ऊपर बैठेगी ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, वो उसको गार्ड कर सके। फॉर सेल्फ्स येट माइंडफुल ऑफ देयर एंशिएंट रेस। और जितने भी सेल्फ्स हैं वो अपने रैंक के मुताबिक, अपनी रेस के मुताबिक कार्ड पर बैठते हैं। और अगर एक अहम सेल्फ है तो वो हमेशा जो है वो एक अहम कार्ड के ऊपर ही बैठेगी, और जो एक कम अहम सेल्फ है वो कम अहम कार्ड के ऊपर जो है वो बैठेगी और उसको जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। अगर कोई कम अहमियत की हामिल कार्ड है तो उसके ऊपर जो सेल्फ बैठेगी वो भी कम अहमियत की हामिल, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका जो रैंक होगा वो लेस इंपॉर्टेंट होगा, वो कम रैंक की स्पिरिट होगी, इसीलिए वो कम अहमियत का जो हामिल कार्ड है वो उसके ऊपर बैठेगी और वो उसकी हिफाजत करेगी। काम इनका यही है कि इन्होंने कार्ड्स के ऊपर बैठना है, टू प्रोटेक्ट देम और टू गाइड देम, ठीक है, गार्ड देम, ठीक है, यानी वो गार्ड करेंगे, वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। अब अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें जो कि अब इन लाइंस के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि पॉप ने आपके सामने रखे हैं, तो दिस इज़ अ प्लेस इन विच पर्सनल ग्रीड इज़ प्लेस्ड अबव जस्टिस और एम्पैथी। यानी कि जो पॉप ने हमारे सामने अपनी सोसाइटी की एक इमेज रखी है, जो ग्लिम्स हमें दिया है, उस ग्लिम्स को देख के हमें पता चला है कि ये जो सोसाइटी है जिससे पॉप बिलोंग करता है, या ये जो सोसाइटी है जो पॉप ने हमें रेप ऑफ द लॉ के अंदर प्रेजेंट करके दिखाई है, वो सोसाइटी किस पे फोकस करती है, वो सोसाइटी फोकस करती है पर्सनल ग्रीड के ऊपर, ठीक है, जस्टिस और एम्पैथी यानी कि लोगों के लिए फीलिंग्स के ऊपर या इंसाफ के ऊपर वो सोसाइटी जो है वो फोकस नहीं करती, वो इंसाफ को या लोगों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो इम्पोर्टेंस देती है पर्सनल ग्रीड को, चीज़, यानी लोग सिर्फ अपने आप को, अपनी जो है वो ख्वाहिशात को, अपने जो उनके फ़वाइद हैं सिर्फ उनको ही इम्पोर्टेंस मिलती है, बाकियों को नहीं मिलती, ठीक है। The word doom continues Pop's pattern of treating the events at court with exaggerated seriousness for comic effect, emphasizing their triviality, ठीक है ना। अब जो डूम है उसमें पॉप जो है हमारे सामने एक ट्रीटिंग इवेंट्स बता रहा है, इवेंट्स किस तरह से ट्रीट किए जा रहे हैं। कोर्ट के जो इवेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ हमारे सामने प्रेजेंट किए गए हैं कि किस तरह छोटे छोटे इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे जो फजूल नॉनसेंस किस्म की जो बातें हैं उनको कितनी सीरियसनेस के साथ हमारे सामने पेश किया गया है विद कॉमिक इफेक्ट। यानी कि वो बातें जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना के पेश किया गया है। और जो बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको बिल्कुल ट्रिवियल और लेस इंपॉर्टेंट बनाकर आपके सामने पेश किया। यानी ये तो पॉप का राइटिंग स्टाइल है ना इसके अंदर, कि उसने किस तरह से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत ही अहम बातें हैं, वो हमारे सामने आई हैं बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट बन के। यानी कि एम्पैथी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, जजेस भूखे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जजेस ने टाइम पर घर पहुंचना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज़ है कि पॉप ने आपके सामने जो पैटर्न रखा है वो ये है कि छोटी छोटी बातों को उसने बहुत ही ज़्यादा एग्जैजरेट करके, बढ़ा चढ़ा के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना के आपके सामने पेश किया है, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बहुत ही ज़्यादा छोटी और मामूली सी बात बनाकर आपके सामने पेश किया है।
Epic poetry always features spectacular battles, usually great clashes between civilizations involving both mortals and gods. अब यहाँ पर epic poetry के बारे में आपको मैंने बताया है कि जो असल में epic poetry होती है वो क्या होती है. epic poetry के अंदर बड़ी बड़ी battles, wars के बारे में बताया जाता है. बड़े बड़े heroes जो हैं वो wars पे जाते हैं और फिर उनके adventures जो हैं वो आप तक पहुँचाए जाते हैं with the help of epic poetry. और ये wars किसके दरमियान होती है? ये different civilizations के दरमियान होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान होती हैं और वो इस तरह से होती हैं अक्सर कि उसके अंदर मॉर्टल्स और गॉड्स, यानी कि जो एपिक पोइट्री होती है उसके अंदर जो वॉर्स हो रही होती हैं उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वॉर के वो कौन होते हैं? वो आम लोग भी होते हैं, वो मॉर्टल्स भी होते हैं और वो गॉड्स भी होते हैं. और यहाँ पर जो मॉक एपिक है जो कि आपके सामने पॉप ने प्रेजेंट की है, अब आप डिफरेंस देखें कि उस एक एपिक पोइट्री का और ये जो आपके सामने एक चीज़ पेश की गई है जो ये मॉक एपिक है, इसका डिफरेंस कितना ह्यूज है. वहाँ पर वॉर्स हैं, लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम्स हैं और वहाँ पे एडवेंचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस किस्म के जो कि आपके सामने बताए गए हैं. और यहाँ पर मॉक एपिक में क्या बताया गया है कि दे वर हंग्री सो दे वर हास्टी इन मेकिंग देयर डिसीजंस, यानी कि वो भूखे थे तो वो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे क्योंकि वो घर जाना चाहते थे और घर जाके वो खाना खाना चाहते थे. I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.